नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी को DNA सीरीज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज़ में। तो 1 जनवरी 2026 से मैंने DNA सीरीज शुरू किया है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज, जो सभी एग्ज़ाम को के ध्यान में रख करके हिंदी अखबार दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और दैनिक भास्कर पटना दो अखबार को ध्यान में रखते उनमें से महत्वपूर्ण न्यूज़ को बाहर निकाला जाता है, जो भी अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और फिर उस पर डिटेल एनालिसिस किया जाता है। अगर आप 2 जनवरी एवं 1 जनवरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप 1 और 2 जनवरी का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण दिन। आज के इतिहास देखते हैं तो आज का इतिहास है कि आज ही के दिन देश के पहली महिला टीचर की कहानी। और हम बात किसकी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा में हुआ था। उनके पति ज्योतिबा फुले एक प्रसिद्ध चिंतक एवं लेखक थे। सावित्रीबाई एक समाज सुधारक, शिक्षिका और कवित्री थी। तो चलिए देखते हैं इनके ऊपर कुछ जीवनी। इनका नाम सावित्रीबाई फुले प्रसिद्ध है, यानी जानी जाती है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सेविका के रूप में। पिता का नाम खंदोजी नौवेसे, माता की नाम लक्ष्मी। जन्म इनका हुआ था 3 जनवरी 1831 को और 66 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कब? तो 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण। इनका जन्म हुआ था सतारा जिला महाराष्ट्र में। समाज सेवक एवं शिक्षिका रही। इनके पति थे ज्योतिबा फुले, दलित परिवार से आती थी। और सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? 10 मार्च को। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारता एवं मराठी कवि, देश की पहली कन्या विद्यालय खोली थी। अब आइए इनके ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्न जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवाओं के मुंडन प्रथा के खिलाफ नाइयों की हड़ताल कराई। सत्यशोधक समाज, यानी 1873 में ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले अपनी पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब? 1833 में, जो समानता और न्याय के लिए काम करता था। महिला सेवक मंडल 1852 में महिला सेवक मंडल की स्थापना की, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक किया जा सके। साहित्य योगदान, मराठी की पहली कवित्री के रूप में भी इन्हें जानी जाती है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई। तो चलिए आज का इतिहास देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ था दैनिक भास्कर में, और ये कल के ही न्यूज़ का रिपीटेशन था। हमने कल ही आपको क्या बताया कि करेंट अफेयर कुछ नहीं है। करेंट अफेयर एक न्यूज़ का फ्लो है, और यही आप जब मैगजीन में पढ़ते हैं तो आपको याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब आप इसे फ्लो वे में पढ़ेंगे तो एक ही न्यूज़ मल्टीपल टाइम आता है, एक ही न्यूज़ कई बार कई दिन तक आते रहता है, तो जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए ये रिवीजन भी हो जाएगा और आज का न्यूज़ कवर भी हो जाएगा। तो एयर मार्शल नागेश कपूर बने वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं?
नागेश कपूर। न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद संभाला। वे दिसंबर 1986 में वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमिश्नर हुए थे। उन्हें फ्लाइट और ट्रेनर विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव है। इनसे पहले वे साउथ वेस्ट एयर कमांडर के एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। तो एयर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर। इसी के साथ 1 जनवरी को हमने देखा था सीडीएस कौन है? सीडीएस अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो सीडीएस तो याद रहेगा अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष को कैसे याद रखेंगे? तो ये त्रिपाठी जी हैं। नौसेना यानी नाव चलाते हैं त्रिपाठी जी। वायुसेना अमरप्रीत सिंह और थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी जमीन पे चलते हैं, त्रिपाठी जल में चलते हैं। द्विवेदी कहाँ चलते हैं? जमीन पे, और त्रिपाठी जल में, और अमरप्रीत सिंह हवा में। तो इससे हम याद रखेंगे क्या? नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। इस पे आधारित एक क्वेश्चन भी हमने दिया था जिसका आंसर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए। कल ही हम इसे सॉल्व कर लिए थे और आज दिखाएंगे भी इसका डिटेल। चलिए, एक और न्यूज़ आया था दैनिक भास्कर में आज ही कि 8वां वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है असम। यानी 7वें वेतन आयोग की अवधि को खत्म होने से पहले ही ये 8वां वेतन आयोग का गठन की घोषणा कर दिया। तो ये तो याद रखेंगे कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा सबसे पहले 8वां वेतन आयोग की घोषणा एक्ट पे कमीशन की सबसे पहले घोषणा किसने किया? तो असम। ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ देखते हैं। वेतन आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली क्या है? गठन और अवधि। केंद्र सरकार आमतौर पर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जिसे 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था एवं 8वां वेतन आयोग का 2026 में लागू होने की उम्मीद है। यानी कायदे से 2024 में ही इसे हो जाना चाहिए था। अध्यक्ष और सदस्य, इनमें एक अध्यक्ष होते हैं जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और कुछ सदस्य होते हैं जिनमें वित्त, कार्मिक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। कार्य क्षेत्र क्या होता है? आयोग के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं, जिससे महंगाई, आर्थिक स्थिति और अन्य देशों के वेतनमानों का भी ध्यान रखा जाता है। अब हम सिफारिश की बात करें तो आयोग विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें एक नया वेतन मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर होता है, यानी वेतन के वृद्धि गुणांक, महंगाई भत्ता, डीए, टीए और अन्य भत्तों का लिए सुझाव दिया जाता है। लागू करना, ये केवल सिफारिशें हैं, सरकार पर कोई बाध्यकारी नहीं है। इसमें वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका होती है? वेतन आयोग का प्रशासनिक कार्य वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। वेतन आयोग का प्रशासनिक कार्य वित्त मंत्रालय के किसके अंतर्गत आता है? व्यय विभाग के अंतर्गत, मतलब खर्चा वाले विभाग के अंतर्गत, जो आयोग के कामकाज पर निगरानी रखता है कि कोई ज़्यादा खर्चा ना बढ़ा दे। आइए तो देखते हैं 8वां जो वेतन आयोग बना है, 8वां पे कमीशन सेंट्रल में, उसके अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई।
पार्ट टाइम सदस्य कौन बने हैं? प्रोफेसर पुलक घोष IIM बेंगलुरु के, और सदस्य सचिव है पंकज जैन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव। तो आप ज़्यादा मोस्ट VVI हो जाता है दो इसमें से कि पहले लागू कौन किया है? तो असम। कौन सा राज्य? और अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का, और न्यूज़ क्या है आइए देखते हैं कि गोवा में तीसरा जिला बनने की तैयारी। तो इसका मतलब कि अब तक कितने जिला था? तो 2 जिला। कौन कौन? नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा, गोवा की राजधानी पणजी। इसके फिजिकल मैप पे भी जाएंगे, पहले हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। गोवा सरकार ने तीसरा जिला बनाने का फैसला किया है। यह नया जिला दक्षिण गोवा से अलग किया जाएगा। यह शांगुयम, धारबांदोश और ये कोई जगह दिया है, उस मतलब नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? क्यूपेम। तो गोवा में कितने ज़िला है? गोवा में कितने ज़िला है? 3। एक बार SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लद्दाख में कितने ज़िला? लद्दाख में कितने ज़िले हैं? इसलिए ये गोवा का तीसरा ज़िला बन रहा है, तो ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। मौजूदा ज़िले उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा 2 ही हैं, और जो ये मुर्मगांव पड़ता है, बंदरगाह, जो दक्षिणी गोवा में पड़ता है। गोवा के आधिकारिक भाषा है कोंकणी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहीं आते हैं। गोवा लगभग 451 साल तक पुर्तगालियों का शासन रहा। गोवा पे पणजी इसके प्रशासनिक राजधानी है, जबकि मांडगांव इसकी सांस्कृतिक राजधानी है, और गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। आइए अब हम इसे फिजिकल मैप पर थोड़ा देखते हैं। ये 2 जिले नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। साउथ गोवा को टूट करके ही तीसरा जिला बनाया जाएगा। ये अंजुमन लेक कहाँ है? गोवा में। और सैलेडियम डैम माने बांध कहाँ पे है? गोवा में। ये नदी महादई नदी है, यहाँ पे चपरोरा नदी है, ये गालजीबाग नदी। ये सारी नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। ये गोवा की राजधानी पणजी, और डबलोम एयरपोर्ट है, और मुमगांव पोर्ट गोवा में पड़ता है। गोवा कौन से तट से जुड़ा हुआ है? तो कोंकण तट से जुड़ा हुआ है। इधर है अरब सागर के कोंकण तट से। अगर इसका हम मैप देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, और इधर है अरब सागर का कोंकण तट। आइए अगर मिट्टी देखें तो लेटेराइट मिट्टी होती है कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी इस वाले एरिया में। जलोढ़ मिट्टी नदी की घाटी में जलोढ़ मिट्टी बनेगा, और रेतीली मिट्टी तटीय भाग पे। रेतीली मिट्टी बनेगा तटीय भाग पे। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन यहाँ पे उगते हैं, सागौन, साल एवं बांस, मैंग्रोव वन समुद्र नदी पे। तो ये भी देख लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे।
ये न्यूज है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का। न्यूज़ क्या है कि जिंद पहुंची देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद पहुंच चुकी है। तो पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर उसके मुख्य बिंदु को देखेंगे। हरियाणा के रेल मानचित्र पर एक ऐसा अध्याय जुड़ रहा है जहां जिंद सोनीपत रूट पर चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत, जिंद से सोनीपत, जिंद से सोनीपत चलेगी। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया आधुनिक ट्रेन। दिल्ली की शकुरबस्ती स्टेशन से दिल्ली भटिंडा रल ट्रैक होते हुए जिंद लाई गई है। अब इसे तैयार कौन किया है? ये जिंद से सोनीपत चलेगी और तैयार किया है इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई द्वारा तैयार किया गया है। और ये उसका डिटेलिंग आप पढ़ लेंगे। आइए हम इसके मुख्य पॉइंट की बात करते हैं। पावर आउटपुट है 1200 हॉर्स पावर की वैश्विक समकक्षों के अधिक प्रौद्योगिकी पूर्णतः स्वदेशी विशेषताओं का उपयोग करके विकसित किया गया है। ग्रीन माइलस्टोन यह भारत में हाइड्रोजन चलित परिवहन की ओर महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक नेतृत्व में है। वर्तमान में केवल 4 देश के पास है। किसके किसके पास? तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास है। 5वां कौन बन गया? भारत। तो ये वर्तमान में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास हाइड्रोजन चलित ट्रेन है जो 500 से 600 हॉर्स पावर की शक्ति प्रदान करता है। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन 1200 अश्व शक्ति के साथ आगे है जो अपनी श्रेणी में सर्वाधिक है। स्वदेशी विकास है। यह इंजन पूर्णतः स्वदेशी विशेषता द्वारा विकसित किया गया है जो स्वच्छ ऊर्जा समाधान में देश के नवाचार को प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि भारत के हरित ऊर्जा संचालित विकास में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरित ऊर्जा की बात करें तो हरित ऊर्जा को नवकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे स्वच्छ, सतत या नवकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। हरित ऊर्जा उत्पादन में से वायुमंडल में कोई खतरनाक जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सौर, पवन, भूतापीय, बायोगैस, कम प्रभाव वाली जल विद्युत और कुछ योग्य बायोगैस स्रोत सभी प्रमुख हरित ऊर्जा स्रोत हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या याद रखना है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? जिंद से सोनीपत। भारत 5वां देश बना जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाया है। इससे पहले 4 देश हैं। कौन कौन? तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना। और इसे विकसित कौन किया है? तो मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इतना बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का कटिंग है कि तक्षशिला के पास यूनेस्को धरोहर स्थल से मिले कुषाण काल के सिक्के। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था जो भी पड़ता है पाकिस्तान में।
तक्षशिला के पास से मिले कुषाण काल के सिक्के। तक्षशिला के पास यूनेस्को धरोहर स्थल की खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि विशेषज्ञों के ने कुषाण काल से संबंधित दुर्लभ कांस्य सिक्कों के साथ साथ लैपिस लाजुली के रूप में पहचाने गए रूपांतरित सजावटी पत्थरों के टुकड़े भी खोजे, जिससे प्राचीन गांधार के भौतिक इतिहास को अहम दिशा मिलती है। पंजाब पुरातत्व विभाग के उप निदेशक और खनन दल के प्रमुख आसिम डोगरे ने कहा, सजावटी पत्थर लैपिस लाजुली है। सजावटी पत्थर कौन है? लैपिस, यहाँ पर लिख दे, लैपिस लाजुली। जबकि सिक्के कुषाण काल के हैं। पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने खोजे प्राचीन भीड़ टीले पर की सजावटी पत्थर ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के हैं और सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों पर सम्राट वासुदेव की छवि अंकित है। इतिहासकार वासुदेव को इस क्षेत्र के शासन करने वाले महान कुषाण शासक के रूप में अंतिम मानते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, कुषाण काल का इतिहास देखेंगे। ये हमने लगाया है, ये है एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स। यहाँ कुषाण काल को देखेंगे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण था कुषाण काल को। यूची कबीला की एक शाखा थी। कौन? कुषाणों ने। भारत में प्रथम शासन कौन किया? कुडुल कस्पिसस। कुडुल कस्पिसस काबुल और कश्मीर में सत्ता स्थापित किया और केवल तांबे के सिक्के जारी किया। तो भारत में सबसे पहले तांबे के सिक्के किसने जारी किया? कुडुल कस्पिसस। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक हुआ कनिष्क। प्रथम शासक कुडुल कस्पिसस और तांबे के सिक्के जारी किया कुडुल कस्पिसस। अगर हम सम्मिलित की बात करें तो अफगानिस्तान कुषाण का वंश में अफगानिस्तान, सिंध एवं बैक्ट्रिया पार्थियन। बौद्ध परिषद का गठन किया कनिष्क। अगर कनिष्क की बात करें तो कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईसा पूर्व में। बौद्ध परिषद का गठन किया। मगध पर आक्रमण कर अश्वघोष की अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया। अश्वघोष चीन के साथ भी युद्ध किया। दूसरी बार में विजय हुआ। कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन कौन? अश्वघोष, पार्स, वसुमित्र और नागार्जुन। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन करवाया कनिष्क ने। कंधार एवं मथुरा शैली का विकास किया। सारनाथ बौद्ध अभिलेख को तिथि 81 ईस्वी है। अच्छा, कुषाण की राजधानी थी, फर्स्ट राजधानी पेशावर और दूसरा बनाया मथुरा। 2500 ईसा पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा। कौन? मथुरा। यातायात एवं व्यापार मार्गों पर स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने की सिक्के जारी करने वाला कौन है? कुषाण शासकों ने। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कुषाण शासक के प्रथम शासक कौन था? कुडुल कस्पिसस। सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किया कुडुल कस्पिसस। सबसे महान शासक बना कनिष्क। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष, पार्स एवं वसुमित्र, नागार्जुन। और कुषाण की अगर हम राजधानी की बात करें तो फर्स्ट पेशावर, दूसरा मथुरा था। और भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया किसने? कुषाणों ने। यहाँ आप सीमा देख सकते हैं कुषाण काल की, कुषाण वंश की। कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी और डेमरूज में हुई खुदाई से मिला है। अरिकामेडु में हुए खुदाई से मिला है। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। स्त्रियों का
उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति पर ला दिया था। सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण एवं ताम्र दोनों प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया कौन? व्हीम कड़फिसस, जबकि तांबे के सिक्के कुजुल कड़फिसस। अब यहाँ से दो महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखेंगे। सबसे पहले तांबे के सिक्के कौन जारी किया? तो कुडुल कड़फिसस, और सोने के व्हीम कड़फिसस। चलिए, कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन कौन होते थे? अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, सौंदरानंद, बुद्धचरित एवं इनके रचना किए। अश्वघोष की रचना है। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति हुआ। नागार्जुन, पार्श्वनाथ एवं चरक भी रहते थे। कनिष्क के रबतक अभिलेख में क्या है? अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त हुआ। ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में है। 4 शहर का नाम का उल्लेख है। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। मतलब कनिष्क का शासन कहाँ तक था? पटना तक। तो इस प्रकार से हमने टोटल कुषाण एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट से कुषाण काल भी हमने पढ़ लिया। अब देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूज दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का है। कीट विज्ञानियों ने फल मक्खी की नई प्रजाति एस्टेग्ना मेलूटा खोजी है। फल मक्खी मतलब फल पे बैठने वाली मक्खी कौन? एस्टेग्ना मेनूटा की खोज की है। आइए पहले न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व कुमाऊं विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिकों ने फल मक्खी की एक नई प्रजाति एस्टेग्ना मेनूटा की खोज की। यह महत्वपूर्ण शोध ईरान से प्रकाशित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सिस्टेमेटिक्स में प्रकाशित हुआ। गढ़वाल कवि के कीट विज्ञानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, इतना ही याद रखना है। इसका नाम क्या? तो एस्टेग्ना मेनूटा, नई फल मक्खी। आइए हम मक्खी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो मक्खी कीट जगत के संधिपाद कीट वर्ग और विशेष रूप से डिप्टेरा मतलब गण में आती है, जिसका अर्थ होता है 2 पंख वाले। मक्खी दुनिया भर में पाई जाती है और परागण और अपघटन जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परागण का मतलब क्या होता है कि एक फूल पर से पराग कणों को लेकर के दूसरे फूल पे डालना, जिसे प्रजनन होता है। और अपघटन डिकम्पोज करना मतलब उसे अपघटित कर देना, सड़ा गला देना। मक्खी के वर्गीकरण ये किस जगत में आते हैं? तो एनिमेलिया जगत में आते हैं। और संघ क्या है? संघपाद, जिसके बाहरी कंकाल और खंडित शरीर होते हैं। तो मक्खी किस में आते हैं? एनिमेलिया जगत में और संधिपाद संघ में। वर्ग कौन सा है? कीट, जिसे 3 शरीर खंड, सिर, वक्ष और उदर और 6 पैर होते हैं। गण कौन सा है? तो डिप्टेरा गण है। इस गण के मधुमक्खी, मच्छर और गंध मच्छर शामिल होते हैं, जिसकी विशेषता 2 पंखों का होना है। मक्खी एक कीट है जो डिप्टेरा गण से संबंधित है और पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज
का हमने टोटल जो भी महत्वपूर्ण लगा कि एग्जामों पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है न्यूज़पेपर में उसे देखा। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का ये 5 क्वेश्चन है, इसे आप जा कर के लगा सकते हैं। कहाँ जाना है जी? तो सफ़र एजुकेशन, सफ़र यहाँ ऐसे डैश दे करके एजुकेशन टेलीग्राम पर जा करके सफ़र एजुकेशन सर्च करेंगे, जहाँ से ये 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये कल जो पढ़ाई हुआ था उस पर आधारित 5 क्वेश्चन है, आप इसे लगाएंगे। फिर कल इसका डिटेल एनालिसिस और आंसर भी बताया जाएगा। चलिए कल के प्रश्नों का विवरण देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि हाल ही में DRDO द्वारा 2 प्रलय मिसाइल कहाँ से दागी गई है। इसमें टोटल 6 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 33 बच्चों ने राइट आंसर किया है। उसका आंसर है चांदीपुर, ओडिशा। दूसरा क्वेश्चन था कि SSLV के तीसरे चरण का जमीनी प्रशिक्षण किया गया है। SSLV का पूरा नाम क्या है? जिसमें टोटल 7 लोगों ने आंसर किया है एवं 86% लोगों ने सही आंसर किया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही मिलान करना था, जैसे CDS कौन है, तो हम इसे आज भी पढ़ाए हैं, अनिल चौहान। थल सेना, तो थल में कौन चलते हैं, त्रिपाठी जी, तो उपेंद्र त्रिपाठी। और नौसेना नहीं, त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, सॉरी। और त्रिवेदी जी चलते हैं कहाँ, जल में। तो इसके साथ इसका आंसर हो जाएगा ए। 25% लोगों ने सही आंसर किया एवं 4 लोगों ने आंसर दिया था। पर्वतीय अर्ग पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जिसका आंसर 5 लोगों ने किया है, जिसका सही आंसर 20% लोगों ने किया है, मतलब 1 लोग ने सही आंसर दिया है, उत्तर प्रदेश। आगे था विशिष्ट सेवा रेल पुरस्कार के बारे में, जिसका आंसर 5 लोगों ने किया है और इसमें सभी सही आंसर होगा। भारतीय रेल द्वारा शुरू किया गया है यह पुरस्कार, NCR मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को दिया गया है। यह पुरस्कार तकनीकी विशेषता और शानदार कार्य प्रणाली के लिए NCR को दिया गया है, सभी सही। चलिए तो इसी के साथ एंड होता है आज का सेशन। आज का सेशन एंड होने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देख ले कि ये अक्टूबर का न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तीनों टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। किस चैनल पे? तो सफ़र एजुकेशन चैनल पे, जिसको आप यहाँ से स्कैन करके भी डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। और ये PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अभी जो पढ़े हैं इसका PDF भी, और आप इस YouTube चैनल पर तो देख ही रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में अवश्य दें।